हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का। सभी लोग ठीक ठाक हैं और सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग इसी प्रकार अपनी तैयारी को लगातार अच्छी तरह करते रहें। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेलीग्राम क्वेश्चंस का सलूशन जो था वो मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्दी ही उसको ऑनलाइन लेकर के आऊँगा। तो उसी क्रम में आज यूट्यूब पर टेलीग्राम क्वेश्चंस के सलूशन का पार्ट 01 आज मैं डिस्कस करूँगा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे, उनका वीडियो सोल्यूशन पूरा कैसे होगा, उसको मैं पूरा आपको डिस्क्राइब करके समझाऊंगा। तो आप लोग सभी लोग टेलीग्राम क्वेश्चंस के नोट्स जरूर बनाएं और जो भी क्वेश्चंस हो उनके आंसर्स को, उनके सोल्यूशन को भी नोट करें और तब आप उसको तैयार करें। रटने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। तो बहुत दिनों से कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दें। तो पहले मैंने सोचा टेलीग्राम में मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, लेकिन होता क्या है कि सोल्यूशन को पीडीएफ के रूप में अगर अपलोड कर दिया जाए तो वो आधा अधूरा नॉलेज है, वो केवल देख करके लिखने वाली बात रह जाएगी। तो ज़्यादा अच्छा ये है, मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड सोल्यूशन बना दिया जाए, इससे आपको भी सुविधा हो और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है ना। और जो नए बच्चे इस समय चैनल को देख रहे हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वो लोग जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और उसके जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं 200 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो चुके हैं और अब धीरे धीरे हो सकता है आप जब तक वीडियो देखो तो क्वेश्चन उससे ज़्यादा भी हो जाएं। तो आप लोग उन क्वेश्चंस को नोट करें और जिन बच्चों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो टेलीग्राम क्वेश्चंस का जो भी सोल्यूशन है वो आपसे यूट्यूब पर ही आया करेगा और इसके लिए आप अपडेट रहें लगातार। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है ना। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर इस बात को लिखेंगे ये आइडिया मेरा कैसा रहा, कि जैसा मैंने सोचा कि टेलीग्राम क्वेश्चंस का पीडीएफ ना दे करके सोल्यूशन को वीडियो सोल्यूशन सॉल्व करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाए, इससे आपको तैयारी करने में काफी हेल्पफुल हो। ठीक है बेटा। तो चलिए सभी लोग कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाएं। टेलीग्राम क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे या आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग उससे क्वेश्चंस को देखते जाएं और आंसर को मैच करते जाएं। जैसे कि पहला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला अर्थात विनी सूत्र, जिसको कहते हो बल नीतांक। ठीक है, बल नीतांक को आप लोग क्या बोलते हो, फोर्स कांस्टेंट। क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ते चलें। क्वेश्चन कह रहा है फोर्स कांस्टेंट की सही डायमेंशन क्या होगी। सभी लोग जानते हो जो फोर्स कांस्टेंट है जिसको बल नीतांक कहते हो, उसका फार्मूला होता है बेटा K = mg/L। ठीक है, बल नीतांक के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी भी स्प्रिंग को एक सिरे पर बांध करके उसके दूसरे सिरे पर m मास को लटकाया जाए तो mg वेट के कारण स्प्रिंग की लंबाई में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। उस चेंज को या तो स्मॉल या तो x बोला जाता है। इस आधार पर हम लोग पढ़ते हैं स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, इसको बोला जाता है स्प्रिंग का बल नीतांक। और ये जो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट होता है इसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फार्मूला क्या बना, K = mg/L। यहाँ पर m क्या होता है, मास, तो इसकी डायमेंशन कैपिटल M, g की डायमेंशन LT-2 और लेंथ क्या होती है बेटा L, L से L कैंसिल। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया, MT-2। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, MT-2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सभी लोग लर्न कर लें, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये कि जो फोर्स कांस्टेंट है अर्थात बल नीतांक, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, आंसर है MT-2। और यहीं पर आप लोग इस बात को भी याद रखें कि दिस इज द सेम डायमेंशनल फार्मूला MT-2। जो डायमेंशन फार्मूला है वो सरफेस टेंशन अर्थात पृष्ठ तनाव की भी विमा होती है, जिसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप ये भी वन लाइनर तैयार कर लें कि बल नीतांक यानी फोर्स कांस्टेंट और सरफेस टेंशन अर्थात पृष्ठ तनाव दोनों की विमाएं क्या होती हैं, एक समान। सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन को नोट कर लो, फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला अर्थात बल नीतांक की विमा। क्वेश्चन का सही आंसर है MT-2। क्लियर हो गया सभी लोगों को। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बेटा, MT-2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आप जो जितने भी आपकी तैयारी है उसको एग्जाम के लिए आप और भी अच्छा कर सकते हो। तो क्वेश्चन कह रहा था कि फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा,
तो सही आंसर होगा फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होगा mt-2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप बच्चों ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डाइन इज द यूनिट ऑफ, जो डाइन होता है वो इज द यूनिट ऑफ, डाइन निम्न में से मात्रक है। तो सभी लोग जानते हो डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। जो बल होता है इसकी विमा क्या होती है? डाइन। पहली विमा इसकी क्या होती है? न्यूटन। यूनिट जो होती है सॉरी क्या होती है? न्यूटन। और सीरीएस में क्या होती है? डाइन। और सभी लोग जानते हो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 7, 10 to the power 5 डाइन। क्लियर? अर्ग होता है 7। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। ठीक है, डी का मतलब क्या यहां पर हो गया? डाइन। और सभी लोग जानते हो जो बल की विमा है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, वो बच्चों क्या होती है? mlt-2। ठीक है, इन दोनों चीजों को आप रिवाइज कर लो। बल की विमा mlt-2 और बल का जो डायमेंशनल फार्मूला है फोर्स का, वो सीरीयस सिस्टम में क्या होता है? बोलो, डाइन। और एसआई में क्या होता है? न्यूटन। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो गया बी, डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल, देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स विल बी। दो सदिशों के योग और अंतर के परिमाण क्या है? समान। तो क्वेश्चन कह रहा है उनके बीच का कोण बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो वेक्टर्स हमको दिए हैं ए और बी, इनका सम क्या होगा? ए प्लस बी। ठीक है, और इनका डिफरेंस क्या होगा? ए माइनस बी। और उसने कहा इनका मॉड यानी मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने लिख दिया मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। प्रचलित क्वेश्चन है, आपको तरीका मैंने इसका बताया भी था। दोनों तरफ आप लोग डॉट ले लोगे तो आप लोग लिखोगे ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और इधर पे क्या लिखोगे? ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए प्लस बी, ए यहां पर वेक्टर है बेटा, है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो दोनों के ऊपर मैंने वेक्टर लगा दिया। यहां पर भी वेक्टर है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अगर ए डॉट ए की बात करोगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर। उसके बाद ए डॉट बी की बात करोगे तो प्लस का ए डॉट बी। उसके बाद क्या होगा? बी डॉट बी तो बी स्क्वायर, और दूसरा लिखोगे बी डॉट ए। इसी प्रकार आरएचएस में जब आप जाओगे तो ए डॉट ए को क्या लिखोगे? ए स्क्वायर। माइनस का क्या लिखोगे? ए डॉट बी। माइनस का क्या लिखोगे? बी डॉट ए। और माइनस माइनस प्लस का क्या होगा बेटा? बी स्क्वायर, है ना। बी डॉट बी का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर। वेक्टर की प्रॉपर्टी है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। और सभी लोग जानते हो स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी की वैल्यू वही होगी जो बी डॉट ए की होगी। तो एलएचएस में क्या आ गया? 2a डॉट बी, और आरएचएस में क्या आ गया? -2a डॉट बी। क्लियर? आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 4a डॉट बी दैट इज इक्वल टू 0। सो a डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। और अगर a डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाए? 0, इसका मतलब आप लोग जानते हो कि cos थीटा, a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 90। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि अगर दो वेक्टर्स के सम और डिफरेंस के मॉडुलस आपस में इक्वल हो तो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा? तो क्वेश्चन का आंसर है थीटा इज इक्वल टू 90। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आप लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 90 डिग्री, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। कई सारे गुब्बारे 90 को टिक करने पर छूट चुके हैं। क्लियर? तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। आप लोग भी क्वेश्चन को देखते रहें, है ना, और जो भी आंसर हो उसको अगर टिक नहीं किया है तो टिक करते रहें। क्वेश्चन का आंसर होगा 90। रब कर दिया जाए। थोड़ा सा लोग स्पीड में काम करेंगे और क्वेश्चंस को नोट जरूर करते रहेंगे और सॉल्यूशन को कॉपी में बनाते रहेंगे। अब किसी की कंप्लेन ये नहीं होनी चाहिए कि सर ये क्वेश्चंस मुझको नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चंस आप टेलीग्राम ग्रुप से देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन के लिए यूट्यूब पर अपडेट रहें। जैसे ही मुझको समय मिलता जाएगा तो मैं इन क्वेश्चंस को आपके लिए, इनके सॉल्यूशंस को आपके लिए लाता जाऊंगा। बस आपकी जिम्मेदारी कि आप इनको तैयार करें। ठीक है, तो एक बार सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि सॉल्यूशंस का जो टेक्निक मैंने ये अपनाई है वो आपको कैसी लग रही है। क्या आपको लग रहा है कि इससे तैयारी आपकी अच्छी होगी? और अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे कि सर ये आपका तरीका ठीक है या इस तरीके से तैयारी अच्छी होगी, तो मैं इसी को कंटिन्यू लगातार कर दूंगा। और यूट्यूब में वीडियोस के अलावा
जो टेलीग्राम क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन भी आपको देता रहूंगा। ठीक है बेटा, और जो नए बच्चे इस समय चैनल को देख रहे हैं वो लोग इस बात को ध्यान रखें, डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको फॉलो करें, सारे क्वेश्चंस के नोट्स बनाएं और उसके साथ आप वीडियो सोल्यूशन को देखने के लिए यूट्यूब को ज्वाइन करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और उससे क्वेश्चंस को करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि पास्कल इज द यूनिट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि पास्कल इज द यूनिट ऑफ, यानी जो पास्कल होता है वो निम्न में से किसका मात्रक है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहा हूं, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी लोग जानते हो जो प्रेशर होता है, दाब, किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो दाब होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की एक यूनिट तो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और प्रेशर की दूसरी यूनिट क्या होती है? पास्कल। तो यहां पर मैं इसको नोट करके लिख देता हूं, अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का एक अन्य मात्रक वो क्या होता है? पास्कल। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है जो आपको दिया गया था कि जो पास्कल है वो निम्न में से किसका मात्रक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर है पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। इसलिए क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर क्या करोगे? पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। और ये मैंने सही आंसर को टिक किया, बिल्कुल करेक्ट एकदम आंसर है। गुब्बारे छूट चुके हैं, फुलझड़ियां जल चुकी हैं, बहुत सारे फूल बरसते हैं जैसे सही आंसर को टिक करो टेलीग्राम में। ये बहुत अच्छी खूबसूरत बात मुझको लगती है। तो आप पास्कल को जब आप मात्रक के रूप में लोगे तो पास्कल का मात्रक क्या होता है? बोलो, पास्कल किसका मात्रक है? क्वेश्चन का सही आंसर है पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। चलिए आगे बढ़ा जाए, बाकी सारे आंसर गलत थे। वर्कडन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट क्वांटिटी व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट, एक समान वृत्तीय गति में वह राशि जो सदैव नियत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी लोग जानते हो यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होता है इसको एक समान वृत्तीय गति कहते हो। इन यूसीएम की सबसे बड़ी खासियत क्या है? नंबर 1, पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होती है, वस्तु की चाल नहीं बदलती। पहला पॉइंट, इसको लर्न कर लो। दूसरा, जब चाल नहीं बदलेगी तो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। और सीधी सी बात है, जब चाल नहीं बदलेगी तो गतिज ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जब काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा? 0। और जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा तो उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय से W बराबर डेल्टा के, देयरफॉर वर्क डन आल्सो विल बी 0। जिस बच्चे को ये सारी प्रॉपर्टीज तैयार है उसको समझो यूसीएम के ऐसे क्वेश्चंस आसानी से आ जाएंगे। अब यही अंतर होता है कि अगर मैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को पीडीएफ बनाकर के अपलोड करता तो आपको पूरा नॉलेज ना मिल पाता, ना मैं उन सारी चीजों को अच्छी तरह डिस्क्राइब कर पाता जैसा कि समय हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये आइडिया फॉलो किया कि क्यों ना इस सॉल्यूशन को इस प्रकार बोर्ड में बताया जाए जिससे सारे बच्चे अच्छी तरह से टॉपिक को समझ सकें। तो सभी को तैयार हो गया। एक समान वृत्तीय गति की सबसे बड़ी पहचान क्या है? स्पीड कांस्टेंट होती है, कण की चाल नहीं बदलती। दूसरी सबसे बड़ी पहचान क्या है? बोलो, जब चाल नहीं बदलेगी तो गतिज ऊर्जा मींस काइनेटिक एनर्जी में भी कोई बदलाव नहीं होगा। और अगली पहचान क्या है? अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होगा तो गतिज ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। डेल्टा के इज इक्वल टू 0। और कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर डेल्टा के की वैल्यू 0 होगी तो W की वैल्यू भी क्या होगी? 0। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। और ये फूल बरस चुके हैं काइनेटिक एनर्जी को टिक करने में। ठीक है, पंखुड़ियां ऊपर से नीचे आने लगती हैं, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या कह रहा है? डिस्टेंस कवर्ड बाई मूविंग बॉडी कैन बी मेजर्ड बाई, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को निम्न में से किस ग्राफ से निकालते हो? सभी लोग जानते हो जो दूरी होती है डिस्टेंस, ठीक, उसका फार्मूला होता है S बराबर dv। आप स्पीड की पहले बात करो, ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट, चलो लिख देते हैं।
v इज इक्वल टू होता है स्पीड ds अपॉन dt, ठीक है, जो स्पीड होगी चाल वो दूरी बटे समय, तो v बराबर ds अपॉन dt, और जब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ds बराबर क्या आएगा v dt, और ds इज इक्वल टू v dt क्या बताता है कि अगर आप y एक्सिस में क्या लोगे वेलोसिटी या स्पीड सॉरी, और x एक्सिस में क्या लोगे टाइम, तो vt ग्राफ का जो यहां से vt ग्राफ का जो एरिया आएगा, ये vdt बच्चों क्या है एरिया अर्थात क्षेत्रफल, दिस इज द एरिया ऑफ vt ग्राफ। तो यहां से हमको ये पता चला कि जो vt ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा, जो vt ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमको क्या बताएगा, वो हमको बताएगा ds। अगर इसी क्वेश्चन डिस्टेंस, अगर इसी क्वेश्चन में होता कि स्पीड बताओ तो v इज इक्वल टू हो जाता, अगर स्पीड के लिए बच्चों हमसे कहता है कि स्पीड क्या होगी, तो स्पीड के लिए होता स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ की अगर आप ढलान निकाल लेते तो आपको क्या मिल जाती स्पीड, क्लियर। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि दूरी की गणना करो, डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस के लिए आप फार्मूला क्या लगाओगे एरिया ऑफ, इसका एरिया हमको लेना पड़ेगा बच्चों वीटी ग्राफ का, तो एरिया ऑफ क्या हो गया वीटी ग्राफ। तो इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एरिया वीटी ग्राफ। और ग्रीन सिग्नल हो चुका है, ऊपर से फूल बरस चुके हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात, क्वेश्चन को नोट कर ले जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तब तक मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन बताता हूं, आप तब तक नोट भी करते रहें और समझते भी रहें और मन लगा करके ऐसे ही पढ़ाई करें, जिससे आप जरूर सिलेक्ट हो अपने एग्जाम में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑलवेज, टॉपिक का नाम क्या है गॉस की प्रमेय। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑलवेज, क्वेश्चन सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। वैद्युत फ्लक्स फाई जो होता है Ea cos थीटा, जो क्या होता है Ea cos थीटा। तो सवाल क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा पॉजिटिव चार्ज का, तो सभी लोग जानते हो प्लस क्यू चार्ज से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो बेटा कहां पर होती हैं, बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, त्रिज्यता बाहर की ओर। इससे एक बात क्लियर हो गई कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमेशा होगा आउटवर्ड, और जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है वो हमेशा बेटा क्या होता है पॉजिटिव। आउटवर्ड फ्लक्स माने जो बाहर जाने वाला फ्लक्स है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। ग्रीन सिग्नल हो चुका है, ऊपर से फूल बरस चुके हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग तैयारी करें, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। रब कर दूं बेटा, चलिए इधर वाला पार्ट आपने नोट कर लिया होगा। अब ये डिफरेंस होता है अगर केवल पीडीएफ अपलोड किया जाए और अगर वीडियो सोल्यूशन को बताया जाए, तो सभी लोग इसका लाभ उठाएं, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। जिनके पास टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जिन बच्चों ने, आप उनको भी इसकी इंफॉर्मेशन दें और ये भी बताएं कि केवल क्वेश्चंस ही नहीं दिए जा रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस को भी डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो वो लोग अपनी तैयारी को अच्छी तरह करें। ठीक है बेटा, तो सभी लोग मन लगा के तैयारी करो, जिससे सभी लोग आगे बढ़े और सबका सिलेक्शन हो। और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो प्रोसेस जो मैंने फॉलो किया है या जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइस द यूनिट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा सीरियल नंबर ध्यान देते रहना, कभी कभी मुझसे सीरियल मिस हो जाता है, मैं भूल जाता हूं कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम में ऊपर सीरियल नंबर नहीं पढ़े शुरुआत के क्वेश्चंस में, बाद वाले में नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइस द यूनिट ऑफ, सभी लोग जानते हो डिवाई। अब जो डिवाई बच्चों होता है, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, डिवाई तो डिवाई है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिवाई निम्न में से मात्रक किसका है। सभी लोग जानते हो डिवाई इज द सीरियस यूनिट, डिवाई इज द सीरियस यूनिट ऑफ पी वेक्टर, और पी वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका फार्मूला होता है P is equal to Q into 2L। और सभी लोग जानते हो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बेटा किधर होती है, माइनस से प्लस। सीखते चलो, जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं, जो भी एक्स्ट्रा बताता चलो, उनको आप जरूर सीखते चलो। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, और इसकी SI यूनिट होती है कूलाम मीटर। SI यूनिट होती है बेटा कूलाम मीटर, और जो सीरियस यूनिट होती है बेटा P की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाई। तो एक बात आपको क्लियर हो गई है कि डिवाई किसका मात्रक है, डिवाई इज द यूनिट ऑफ
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, डिवाइस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ ग्रीन सिग्नल आ गया आंसर को टिक करने में, और ऊपर से फूलों की वर्षा हो गई है कि आप जैसे बच्चे तैयारी जब करेंगे तो स्वयं फूल बरसाए जा रहे हैं टेलीग्राम के द्वारा, और क्वेश्चन बहुत खूबसूरती के साथ सही हो गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को सभी लोग जानते हो, विभव प्रवणता। पोटेंशियल ग्रेडियंट को बच्चों हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता, है ना। विभव प्रवणता क्या थी, याद है सभी को, वैद्युत क्षेत्र में जैसे आगे की ओर बढ़ोगे वैसे वैसे विभव का मान घटेगा। यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अगर यहां पर कोई पॉइंट ए और यहां पर कोई पॉइंट बी हो, इसकी दूरी x हो और इसकी दूरी x प्लस डेल्टा x हो, पढ़ाया था मैंने बेटा आपको, याद है ना। तो यहां का विभव v होगा और यहां का v माइनस डेल्टा v होगा। तो हमको क्या पता चला, दूरी के बढ़ने पर विभव का मान घटता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होती है, और पोटेंशियल में जो कमी है इसी को क्या बोला जाता है, विभव प्रवणता। और जो पोटेंशियल है बेटा याद कर लेना, जो विभव है इसको पोटेंशियल कहते हो, विभव वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है अर्थात अदिश है, लेकिन जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसको विभव प्रवणता कहते हो प्यारे बच्चों। विभव प्रवणता वो एक प्रकार की सदिश राशि है, इसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन में उसने आपसे यही पूछा था कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो निम्न में से कैसी क्वांटिटी है, तो विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। वेरी गुड, ग्रीन सिग्नल आ गया, इसका मतलब आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो सभी लोग लर्न कर लें, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है जबकि विभव एक अदिश राशि है। आगे बढ़ा जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नोट करते रहो बिल्कुल सभी लोग, मन लगा करके तैयारी करो, सॉल्यूशंस को कॉपी में नोट करते जाओ, बस एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना और सिलेक्शन पाके आना, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जिनकी संभावना एग्जाम में ज्यादा रहती है क्वेश्चंस पूछे जाने की। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे, और अगर आप इनकी तैयारी करोगे तो आप जरूर एग्जाम में सिलेक्ट होगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो सुबह की चाय के साथ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की शुरुआत बहुत अर्ली मॉर्निंग मैंने कर दी है, क्योंकि बाद में बहुत नॉइस होती है, दिक्कत आती है समझने में। आप लोगों ने भी चाय नाश्ता कर लिया होगा आई होप, और ना किया हो तो कर लो। अच्छे बच्चे कभी दूसरे की चाय पे नजर नहीं रखते ठीक है, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी चाय पियो। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नहीं पीना चाहिए, बच्चों को चाय नहीं पीना चाहिए, हम लोग पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बच्चे नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। क्वेश्चन ये कह रहा है फॉर मैक्सिमम रेंज। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10। सॉल्यूशन में ध्यान देते रहना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। अधिकतम परास, क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम परास के लिए फॉर द मैक्सिमम रेंज प्रक्षेप या प्रक्षेपण कोण का मान होना चाहिए, ठीक है। फॉर मैक्सिमम रेंज सभी लोग जानते हो, रेंज का बेटा फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। और अगर आपको R की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90, साइन 91 होता है ना, और जब 2 थीटा होगा 90 तो थीटा बराबर क्या होगा 45 अंश। क्या करें, हम अपनी आदत से बेटा मजबूर हैं, कभी क्वेश्चंस को बताते समय मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बोलता हूं, प्रयास ये करता हूं कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को जरूर बताया जाए, या वो फार्मूला बताया जाए, वो कॉन्सेप्ट बताया जाए जिससे आंसर निकलता है, ठीक है। अभी आपको सही लगता है या गलत मुझको नहीं पता, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं डायरेक्ट आंसर्स को नहीं बताता हूं, क्लियर। प्रयास ये करता हूं पहले चीजों को बता करके, फार्मूले को क्लियर करके तब आगे की तरफ बढ़ूं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी रहे और आप टॉपिक में सारी चीजों को प्रिपेयर कर पाए। फिलहाल मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, बाकी आप कमेंट में जरूर लिखें कि ये मेथड आपको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। और अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक भी करते चलो। तो क्वेश्चन सभी को तैयार हो गया। अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपण कोण का मान क्या होगा 90 डिग्री, टिक कर दें। चलो देखते हैं, ग्रीन सिग्नल आएगा 45 डिग्री, सॉरी देखते हैं ग्रीन सिग्नल आएगा क्या 45 डिग्री में। करेक्ट आंसर है 45 डिग्री पर रेंज क्या होगी मैक्सिमम। 90 डिग्री पे हाइट क्या होती है मैक्सिमम, लेकिन 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर रेंज क्या होती है मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज 20 ओम। किसी तार का प्रतिरोध 20 ओम है, इसको खींचकर इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, तो इसका नया प्रतिरोध बताएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वायर है, एक तार है, तार वायर, उसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, बहुत अच्छी बात। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको इस प्रकार खींचा जाता है कि इसकी लंबाई पहले से दोगुना हो जाती है। दैट मींस जो नई लंबाई है एल डैश वो कितनी हो जाती है, 2l। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है नया रेजिस्टेंस बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था। r डैश इज इक्वल टू होता है बेटा n स्क्वायर r। r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर r। यहां पर r डैश को क्या बोलते हो, न्यू रेजिस्टेंस, नया प्रतिरोध। r को क्या बोलते हो, इनिशियल रेजिस्टेंस, प्रारंभिक प्रतिरोध। और n लंबाई को जितने गुना बदला जाए, लंबाई को दोगुना किया है, n की जगह आप क्या रखोगे, 2 का स्क्वायर, r की वैल्यू 20, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 20। क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों क्या गया, 80 ओम। अर्थात जो नया रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, 80 ओम। सभी को समझ में आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में किसी प्रकार से आ सकता है, लंबाई में चाहे जो भी चेंज करे, 2 गुना, 3 गुना, आधा, आप सवाल को ऐसे ही लगाओगे तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 80 ओम। टिक कर दिया जाए, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ध्यान दें। निम्न में से कौन सा संरक्षी बल है, विच इज कंजर्वेटिव। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसमें टाइम बहुत बर्बाद होगा, इसीलिए मैं पढ़ता जा रहा हूं क्वेश्चन को, ताकि आप अपने टेलीग्राम चैनल से देखते रहें क्वेश्चन को। बिल्कुल शुरुआत में सबसे ऊपर स्क्रॉल करके चले जाना, वहां से मैं शुरुआत से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को बता रहा हूं। विच फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव उसने कहा है निम्न में से असंरक्षी बल है। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, असंरक्षी। तो सभी लोग जानते हो असंरक्षी बल वो होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो पथ पर डिपेंड करें, जो अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करें। किसी भी वस्तु को अगर असंरक्षी बलों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाए तो प्रत्येक रास्ते में कार्य क्या हो, अलग अलग हो, उनको बोलते हो नॉन कंजर्वेटिव यानी असंरक्षी बल। और दूसरी पहचान क्या होती है प्यारे बच्चों, दूसरी पहचान होती है जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो एनर्जी का लॉस करते हैं और उनमें नेट वर्कडन भी जीरो नहीं होता। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रिक्शन फोर्स। और ये क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट किया है, अर्थात घर्षण बल। कौन सा बल, जो घर्षण बल होता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स, ये कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट और बिल्कुल सही है। निम्न में से असंरक्षी बल है घर्षण बल। सभी को क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा आगे स्पीड के साथ पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ें। When angle of inclination increased than friction force, जब आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव कोणों को बढ़ाओगे तो उसने बोला है कि घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सभी लोग जानते हो ये इंक्लाइंड एंगल होता है थीटा, दिस इज द मास m। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब आप थीटा को बढ़ाओगे, व्हेन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी इंक्रीज्ड, तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सभी लोग जानते हो वस्तु के फिसलने की प्रवृत्ति कहां है, नीचे की ओर, और फ्रिक्शन कहां पर है, ऊपर की ओर। तो जब आप थीटा की वैल्यू को बढ़ाओगे तो पहले तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, और बाद में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, घटेगा। फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला सभी को याद है, F इज इक्वल टू होता है बच्चों म्यू mg cos थीटा। आनत तल पर यानी इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन का फार्मूला होता है म्यू mg cos थीटा। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू को बढ़ाओगे वैसे वैसे पहले फ्रिक्शन बढ़ेगा और बाद में फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरूर तैयार कर लें कि आनत कोण को बढ़ाने पर घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल्दी से नोट कर ले क्वेश्चन को। हाँ क्या बात है, सुबह की चाय, और सुबह की चाय के साथ बच्चों का साथ, आप जैसे प्यारे बच्चों का साथ, मेरी यूट्यूब फैमिली का साथ बच्चे तैयारी करते हैं तो पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आता है, इसलिए आप लोग मन लगा करके तैयारी करें। ठीक है बेटा। और जो बच्चे अभी नए हैं, जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और छुट्टियों के साथ अपनी तैयारी पर भी ध्यान दें। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जड़त्व आघूर्ण निम्न में से राशि है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द क्वांटिटी। सभी लोग जानते हो ना, जो जड़त्व आघूर्ण होता है इसको कहते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फार्मूला होता है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। और ये कैसी क्वांटिटी है, दिस इज द टेंसर क्वांटिटी, अर्थात ये प्रदिश राशि है। इसको लर्न कर लो सभी लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थात जड़त्व आघूर्ण प्रदिश राशि है। कारण क्या है
इसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन या एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड नहीं होता। जिन राशियों का कोई नियत परिमाण ना हो उनको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, प्रदिश यानी टेंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान दें, जब किसी वस्तु के संवेग को दोगुना किया जाता है तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। बहुत जबरदस्त सवाल आ गया। एग्जाम में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस कई बार बनते रहते हैं ऑब्जेक्टिव, इसलिए आप लोग इनको जरूर से तैयार करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु के संवेग को दोगुना कर दिया जाए। सभी लोग जानते हो प्यारे बच्चों, अगर मोमेंटम को डबल करोगे, यहां पर मैं आंसर लिखता हूं, अगर मोमेंटम को डबल करोगे तो P1 इज इक्वल टू P, तो P2 इज इक्वल टू 2P। ठीक, इसको क्वेश्चन नहीं आया था, वो लोग ध्यान से समझें। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का फार्मूला होता है डेल्टा K अपॉन K इंटू 100% इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। अब बच्चों ध्यान दो, P2 कितना है 2P, तो 2P अपॉन P का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%, P से P कैंसिल, 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 इंटू 100%, 4 माइनस 1 क्या होता है 3 इंटू 100%। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया 300%। तो अगर आप मोमेंटम को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगी, 300% बढ़ेगी, 300% इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कि अगर आप मोमेंटम को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी बढ़ेगी, 300% बढ़ेगी। जल्दी से नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु के संवेग को दोगुना किया जाता है तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सूत्र भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिससे क्वेश्चन लगा है, K बराबर P²/2m। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला K बराबर P²/2m। यहां P क्या है मोमेंटम, M क्या है मास। नोट कर लिया सभी लोगों ने। तो पहले तो एक बात कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये टेलीग्राम क्वेश्चंस का सलूशन करने की स्टाइल जो आज मैंने अपनाई है, या मैंने जो वीडियो जो ये बनाया है आपके लिए, वो आप लोग कैसा लगा। सभी लोग जरूर से जरूर कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें और सभी को इसके बारे में बताएं, जिससे सभी लोगों की तैयारी अच्छी हो। बस 2 काम करें, नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उसको फॉलो करें, और दूसरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वहां से क्वेश्चन और यूट्यूब चैनल से सोल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो आज ये अभी पहला वीडियो था जो मैंने रिकॉर्ड किया और आपको 15 क्वेश्चन शुरुआत के बताए। इसके आगे पार्ट 2 भी हम लोग आगे 15 से 30 क्वेश्चंस का लेकर आएंगे। 15 क्वेश्चन का टारगेट है, क्योंकि ये नहीं कि बस सीधे आंसर को पढ़ देना है, मुझको क्वेश्चन को डिटेल सोल्यूशन देने में समय भी लगता है, क्योंकि आप मेरी आदत जानते हो कि हर टॉपिक को डीप में जाके समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती है। ठीक है बेटा, तो आज सभी लोग बस यहां तक क्वेश्चंस के सलूशन को तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 02 लेकर के आएंगे, जिसमें आगे फिर से 15 से 30 क्वेश्चन फिर से लेकर के आएंगे, जो आपके लिए बड़े ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह इन क्वेश्चंस के सलूशन को तैयार करें, बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन ना करें, डिटेल सलूशन पे जाएं, चीजों को समझने का प्रयास करें, तब आंसर्स को तैयार करें, जिससे देर तक आपके माइंड में सही आंसर बना रहे। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो को यहीं सेंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो टेलीग्राम चैनल का जो पार्ट 2 है सोल्यूशन का, वो जल्दी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक सभी लोग मन लगा करके तैयारी करें, और हाँ, लाइक और कमेंट जरूर करें, और आप अपनी भी राय दें कि आपको ये तरीका ही कैसा लगा, ये आपको ये प्रोसेस जो मैंने फॉलो किया है कैसा लगा, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और भी लोगों को सब्सक्राइब कराएं, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।